दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का है और 2017 का ये पेपर है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है। 2017 में दोस्तों ऑफलाइन पेपर होता था, तो ये वही पेपर है अपने पास। अब तो जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तो ऑनलाइन यानी सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 100 क्वेश्चन है। हमारा उद्देश्य है कि हम देखें पेपर का लेवल कैसा आता है और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको विस्तार पूर्वक उत्तर बताएंगे। जल्दी जल्दी भी सोल्व करवाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन डिटेल से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट इसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उनके पास पढ़ने के लिए। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आप सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें ताकि हमें पता लगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसमें है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर ज़रूर कर देना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। सवाल हमारा नंबर 1, सीरीज हो या पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हो तो क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होता है। इसके अलावा भी आप ध्यान रखें, वीएल और वीसी का मान भी बराबर होता है। आईएल और आईसी का मान भी बराबर होता है। 3 कंडीशन होती है। पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। करंट वोल्टेज के बीच फेज अंतर 0 होता है। अगला सवाल, कौन सी युक्ति धारा के उसमें सिद्धांत पर आधारित नहीं है? वैक्यूम क्लीनर नहीं है, इसमें मोटर होती है, चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। जबकि फर्नेस, गीजर और इलेक्ट्रिक आयरन, इन तीनों में हीटिंग एलिमेंट होता है और ये उसमें सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, रेजिस्टेंस के कलर कोड दिया है और वैल्यू पूछी है। रेड 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 और गोल्डन। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, गोल्डन जो होता है ना, इसकी टॉलरेंस होती है 5%। सवाल सीधा सा यहीं आ गया कि या तो ए होगा या डी होगा, बी और सी तो हो ही नहीं सकते किसी कंडीशन में, राइट। अब आइए ज़रा बात करते हैं सवाल पर। रेड जो होता है ना, इसका जो डिजिट होता है वो होता है 2। अब एक ए ऑप्शन देखो, वो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ए हो नहीं सकता। बिना देखे आप डी ऑप्शन कर सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर आ जाता। फिर भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, रेड का 2, फिर रेड का 2, फिर जो नेक्स्ट रेड होता है उसकी होती है 10 की पावर 2, यानी 2200 ओम हो गया। और 2200 ओम को हम 2.2 किलो ओम लिख सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसको क्या बढ़ाता है? स्टेप अप करता है तो वोल्टेज ही बढ़ता है। स्टेप अप का मतलब होता है इसकी सेकेंडरी में वोल्टेज अधिक होती है, तो इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम किसे करता है? डिक्रीज ऑप्शन आता तो फिर कर देते बी, करंट को। और पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों इसमें कांस्टेंट रहते हैं। अगला सवाल, केबल का भाग कौन सा है? कोर, बेडिंग और कवरिंग, ये सभी केबल के भाग होते हैं। हालांकि कवर नहीं, हम इसे मेटालिक सीथ बोलते हैं, कवच बोलते हैं हिंदी में। कोर सबसे मध्य भाग होता है। अगला सवाल, ओसिलोस्कोप यानी सीआरओ जो होता है उसकी स्क्रीन पर कोटिंग किसकी होती है? तो फास्फर की कोटिंग होती है, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा मापी की क्रिम्पिंग त्रुटि को कैसे रोका जाता है? उसकी डिस्क में आमने सामने पर 2 होल कर देते हैं, वर्ताकार परिधि होती है ना, इससे क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। अगला सवाल, एसपीएसटी स्विच का पूरा नाम क्या है? देखो एक होता है एसपीएसटी और एक होता है एसपीडीटी, यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो और सिंगल पोल डबल थ्रो। ये अपने स्विच के नाम होते हैं, जिनको हम संक्षेप में 1 वे और 2 वे बोलते हैं। सिंगल पोल सिंगल थ्रो आएगा, बी उत्तर रहेगा। किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? धारा नियम ये कहता है कि जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जंक्शन पर जितनी भी धाराएं होती है उन सब का यदि बीजगणितीय योग किया जाए तो वो सदैव शून्य होता है। अब कुछ स्टूडेंट बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जंक्शन पर धारा हमेशा शून्य होती है। जंक्शन पर धारा शून्य नहीं होती, जंक्शन पर धारा प्रवेश कर रही है तो आई होगी ना, लेकिन उतनी जंक्शन से वहाँ गई भी है। इन दोनों का योग करेंगे तो वो 0 आएगा हमेशा। अगला सवाल, वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ती है मीटर के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाकर और मीटर के समांतर में शंट लगाकर अपन जो बढ़ाते हैं वो एमीटर की रेंज बढ़ाना होता है। अगला सवाल, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता
1000 ओम प्रति वोल्ट है। जब इसे 100 वोल्ट का आधा यानी 50 वोल्ट मापा जाएगा तो मीटर में से धारा कितनी चलेगी। दोस्तों कितना मेजरमेंट ले रहे हैं इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मीटर में धारा हमेशा इतनी चलेगी जितनी मीटर की सुग्राहिता है। I बराबर V/R कर दिया करो। वोल्ट 1 वोल्ट है और 1000 ओम उसका प्रतिरोध है, यानी 1 मिली एम्पीयर धारा चलेगी। उत्तर आएगा बी। अब आप 50 वोल्ट का भी देख सकते हैं। 1000 ओम 1 वोल्ट नापता है तब है जब 50 वोल्ट नापेगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया 50,000। तो बात एक ही है, 1/1000 कर दो या 50/50,000 कर दो। ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन है और इंडक्शन के सिद्धांत पर यह आधारित है, प्रेरण पर आधारित स्टैटिक मशीन है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्यों नहीं किया। इलेक्ट्रिकल मशीन हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टैटिक और डायनेमिक की बात ही हो रही है एक तरह से। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, तो हम सब जानते हैं बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, एमिटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है, कलेक्टर भौतिक रूप से सबसे बड़ा होता है। फ्यूज की रेटिंग का सूत्र क्या है, देखो फ्यूज जो है ये धारा के आधार पर होता है और जो करंट होती है वो होती है I बराबर P/V से, और जितनी धारा आती है लगभग इसका 1.5 गुना हम फ्यूज लगाते हैं। इन्होंने 1.25 गुना दिया है तो कर सकते हैं P/V इंटू 1.25। अगला सवाल, समान वोल्टेज पर किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा जिसकी वाटेज कम होती है। क्यों, क्योंकि R बराबर V²/P फॉर्मूला होता है। वोल्टेज सबका सेम है तो ज़्यादा प्रतिरोध उसी का आएगा जिसकी पावर रेटिंग कम हो। अगला सवाल है कि ताप उत्तेजना के कारण, यानी हम तापमान बढ़ता जाता है तो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की एक मोशन गति आती है और उसको बोलते हैं डिफ्यूजन क्रिया। दोस्तों धारा चालन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 2 तरह से होता है, एक को बोलते हैं ड्रिफ्ट, दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूजन। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में जो थर्मल इमिशन होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विसरण। अगला सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर है। दोस्तों बहुत बार मैं पहले से ये करवा चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल और केवल वोल्ट मीटर हो सकता है। ये वोल्ट मीटर AC/DC दोनों नापने के लिए उपयोग जरूर किया जा सकता है। अगला सवाल, प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं तो क्या होता है। वोल्टेज शुड बी इक्वल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, प्रत्येक प्रतिरोधक के आर पार वोल्टेज का मान समान होना चाहिए, ये समांतर में प्रतिरोध की एक शर्त होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है। देखो कौन सा असत्य है इसको हम कैसे बता सकते हैं, आप एग्जाम्पल लेकर के बता सकते थे, हो सकता है ए जो है ना यही गलत है बाकी सब सही है। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे बी ऑप्शन की ओर चलेंगे। A इंटू बी जो भी आएगा उसकी बार, तो वो A की बार प्लस B की बार के बराबर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि A जो है वो भी 0 है और B जो है वो भी 0 है। 0 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा और 0 की बार का मतलब होता है अपोजिट, यानी 1 आएगा। तो आप देखिए A का अपोजिट क्या होता है 1, B का अपोजिट क्या होता है 1। 1 और 1 को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 1, मतलब जैसे और गेट में होता है दोनों सिग्नल 1 1 है तो आउटपुट 1 ही मिलेगा, और इसका भी क्या आया 1। तो ये दोनों तीनों बाकी सब सही है, ए जो है ना ये गलत है। अगला सवाल है कि हीटर में लगे हीटिंग एलिमेंट की आयु किस बात पर निर्भर करेगी। वो इस बात पर निर्भर करेगी कि हम उसको यूज कैसे लेते हैं। इस चीज़ के साथ साथ हालांकि आयु की अपेक्षा यहाँ पर सवाल जो है ना ये है हीट जो होती है ना वो कैसी है। तो ऊष्मा जो होती है वो I²RT पर निर्भर करती है। सवाल पूछने का थोड़ा सा तरीका गलत रह गया, तो इसका जो क्वेश्चन अपना आंसर रहेगा वो डी रहेगा। प्रतिरोध, उसकी शेप कैसी है और उसमें जो हमने एलिमेंट को साइज़ दिया है वो कैसा है, क्योंकि जिस तरह से हम एलिमेंट में साइज़ देंगे उसी हिसाब से उसमें क्या हीट होती है और मेल्टिंग पॉइंट के कारण धीरे धीरे वो नष्ट होता जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछी है तो हम सब जानते हैं ओम मीटर या ओम सेमी, जो भी दे रखा हो कर सकते थे आप। डिजिटल IC जो है वो कहाँ उपयोग में लेते हैं, तो वर्तमान में तो सब जगह डिजिटल IC है, कंप्यूटर हो, टीवी हो या मोबाइल हो। अगला सवाल अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइक का उपयोग किस में होता है। ट्राइक का उपयोग होता है, देखो ट्राइक और SCR जो होते हैं ना ये काम आते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव में। ड्राइव यानी गति नियंत्रण प्रणालियाँ जो होती हैं ना उनमें, और गति नियंत्रण प्रणालियों में हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं, DC वोल्टेज स्टेप अप डाउन करते हैं,
और डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करने वाले सर्किट को बोलते हैं चॉपर। मल्टी क्वाड्रेंट चॉपर जो होता है वहाँ पर हम ट्राइक का उपयोग करते हैं। हमें इसमें सी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला हमारा सवाल है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। देखिए जरा Q बराबर IT होता है कि नहीं, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये होती है चार्ज यानी आवेश की इकाई। अगला सवाल, एक लॉजिक गेट जिसमें हाई आउटपुट तब मिलती है जब दोनों इनपुट उसके लो हो। दोस्तों ये थोड़ा सा इसका सवाल गलत हो गया, इसको ये लिखना चाहिए था कि हाई आउटपुट केवल तब मिलता है, ओनली व्हेन, ये शब्द देना जरूरी था। अदरवाइज इसमें क्या हो रहा है कि नोर और नैंड दोनों सही बैठेंगे। अभी तो मैं बताऊं आपको, जैसे देखो नोर क्या है, और प्लस नोट। और में क्या होता है, अगर दोनों 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा 0, और नोर क्या देता है इसका अपोजिट, तो देखिए 1 आया कि नहीं। इसी तरह से नैंड में वो एंड प्लस नोट होता है, तो एंड में अगर दोनों 0 0 है तो आउटपुट 0 होता है, और 0 का अपोजिट क्या होता है 1। तो ये सवाल ए और सी दोनों है। हाँ, यदि इसमें ये होता ना कि ओनली व्हेन यानी केवल तब होता है जब दोनों, तो फिर हम नैंड की ओर जाते। अगला सवाल, 40 ओम वाला एक प्रतिरोध है, बेलनाकार धात्विक तार थी, खींचकर लंबाई को दोगुना कर दिया। दोस्तों जब खींच करके हम लंबाई को दोगुना करते हैं ना, तो ध्यान रखना एरिया हमेशा 1/2 हो जाता है। जब लंबाई दोगुनी हुई तो प्रतिरोध दोगुना हो गया, कटाक्ष क्षेत्रफल आधा हुआ तब प्रतिरोध फिर दोगुना हो गया, कुल मिलाकर के 4 गुना बढ़ जाता है और 40 ओम की जगह वो 160 ओम हो जाता है। एलईडी का सिंबल पूछा था, तो जिसमें बाहर की ओर लाइट जाती है वो एलईडी है। वैसे देखो ए ऑप्शन पीएन डायोड का है, बी जिनर डायोड का है, सी एलईडी है और डी फोटो कंडक्टिव डायोड का होता है। हालांकि उसमें तीर के निशान होने जरूरी होते हैं अंदर की ओर। अगला है 1012's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दोस्तों 2 तरह की बाइनरी होती है, उसमें एक होता है 1 का कॉम्प्लीमेंट, एक होता है 2 का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप समझिए 1 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक का मीन होता है उसका अपोजिट लिखना। तो सबसे पहले आपको इस संख्या का 1 कॉम्प्लीमेंट यानी 1 का पूरक लिखना है। वो कैसा होता है, वो होता है अपोजिट। कैसे आ जाएगा, 0 1 0 1 आ जाएगा। फिर इसको जब 2 कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो +1 कर दिया जाता है। क्या करना होता है, 1 इसमें जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 का 0 आएगा, हासिल कैरी हो जाएगा 1। 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर 1, यानी 0 1 1 0। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला सवाल, मूविंग कॉइल टाइप का वोल्टमीटर है, 100 ओम रेजिस्टेंस है और 20 वोल्ट पर FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। 300 वोल्ट नापेंगे, मीटर में लगने वाले प्रतिरोध का मान बताइए। मल्टीप्लायर लगता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, RX बराबर RM इंटू N-1, यानी मीटर का प्रतिरोध कितना है 100 ओम, इंटू N होता है गुणक घटक। गुणक घटक कैसे निकलता है, वह वोल्टेज जिसका मेजरमेंट हमें अब करना है 300 वोल्ट, वह वोल्टेज जो मीटर पहले माप सकता था कितनी है 20 वोल्ट। N कितना आएगा 15, -1 करेंगे आएगा 14, 100 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 1400 ओम आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना डी हो जाएगा। अगला सवाल, जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान, जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.12 होता है पूरा। ध्यान रखना यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल नहीं पूछा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान पूछा है। 2 होते हैं, बैरियर पोटेंशियल जो होता है ना वो वोल्ट में होता है, और यहाँ पर अपन से सवाल पूछा गया वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन चाहे। दोस्तों कन्वर्ट करके आप खुद देखना, आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कौन सा गलत है, बाकी सारे सही है। सॉरी, सही पूछा है, ट्रू पूछा है, ठीक है, सत्य कथन कौन सा है। तो इन सब को आप कन्वर्ट करके देखो, सिर्फ एकमात्र ये ऑप्शन सही आएगा। 1000 वाला जो है ना बाइनरी, इसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा इसका 8, ठीक है ना, बाकी किसी का भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 130 को जब आप डेसिमल वाले को बाइनरी में बदलोगे तो इतने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और ये जो है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 4 बिट की 2 संख्याएं बनेगी, 8 इसमें भी नहीं आएगा। डी उत्तर इसका सही रहेगा, आप मिलान करें। अगला सवाल ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि
शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें वोल्टेज V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है, तो बताइए धारा क्या होगी। दोस्तों हम सब जानते हैं शुद्ध कैपेसिटिव में करंट जो होती है ना वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, लीड करती है। और 90 डिग्री जो लीड करती है ना उसको π/2, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180/2 यानी 90 डिग्री हो गया। और आगे होती है उसको प्लस दिखाते हैं क्योंकि ये अपनी जगह पर है। अगर यही प्योर इंडक्टिव होता ना तो -π/2 होता। अभी इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा ए, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। अगर ये होता प्योर इंडक्टिव तो उत्तर आता सी, ये होता प्योर रेजिस्टिव तो उत्तर आता बी, क्योंकि रेजिस्टिव में क्या होता है करंट और वोल्टेज इन फेज होती है, दोनों एक साथ चलती है। अगला सवाल, SCR का कंट्रोल सर्किट ग्रिड कौन सा होता है, तो कैथोड को बोलते हैं हमेशा कंट्रोल वाला सिरा। MMF की इकाई पूछा है तो एम्पियर टर्न होती है। गिलबर्ट भी होती है, दूसरी इकाई दे नहीं रखी थी वो भी कर सकते थे। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, उसमें दो वैल्यू है R1 और R2 का मान पूछा है। देखिए एक में R1 नहीं दिया और एक में R2 नहीं दिया, ठीक है। हम सब जानते हैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आया आपका 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, और दूसरी भुजा का मान जो है वो है R/9, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा 18/3, यानी वैल्यूएशन आएगी 6 ओम। तो R1 का मान तो कितना आ गया 6 ओम। इसी तरह से इन दोनों का देखो 6/R2 बराबर 12/8, यानी 3/2। जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 12/3 यानी 4, 6:4 आएगा। 6:4 को कैसे लिखोगे 3:2। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना डी। अगला सवाल कह रहा है कि रेक्टिफायर के आउटपुट में शुद्ध डीसी देने के लिए सर्किट कौन सा लगाते हैं, तो उसका नाम फिल्टर है। कन्वर्टर AC टू DC करता है, कम्यूटेटर DC AC AC DC दोनों करेगा, और इन्वर्टर जो है वो DC को AC करता है। अगला सवाल, रिलेटिव परमेबिलिटी सापेक्ष चुंबकशीलता। दोस्तों ध्यान रखना दो होती है, एक होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एक होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, और वो भी वैक्यूम यानी निर्वात की। तो जो निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो तो होती है 1, और जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है वो होती है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। साथियों आप दोनों को याद रखें, ए जो है ये किसका है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का, सी जो है ये रिलेटिव परमेबिलिटी का है। अगला सवाल, टर्मिनल ए और बी के बीच में प्रतिरोध का वह मान क्या होगा जिसके लिए मैक्सिमम पावर कंजप्शन हो। दोस्तों प्रतिरोध का मान यदि कम होगा तो धारा उसमें से मैक्सिमम चलेगी और पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगा। ये इस दिए गए सर्किट की ही बात कर रहा है, क्योंकि इस सर्किट में हमें सोर्स दिया है, पोटेंशियल नहीं दिया। ये हमें यूँ बताना चाहता है कि इस ए और बी बिंदु के बीच में पोटेंशियल जो है वो तो फिक्स हो गया, और इन चारों वैल्यू को जब हम रख करके देखेंगे तो बताइए किस में पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगा। तो उसमें जिसमें रेजिस्टेंस न्यूनतम हो, तो 4 किलो ओम इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये रेशो जब फिक्स हो गया, एक बात तो ये ध्यान रखें, इसमें से धारा तभी चलती है जब ये अनबैलेंस हो। यदि ये बैलेंस हो जाएगी तो करंट प्रवाह नुल कहलाता है, जीरो होगा। गैल्वेनोमीटर कोई करंट डिटेक्ट नहीं करता है और वो कहलाता है संतुलित ब्रिज। अब ये अनबैलेंस है, पोटेंशियल फिक्स हो गया, इसलिए उस प्रतिरोधक में से अधिकतम कंजप्शन माना जाता है जिसकी वैल्यू न्यूनतम हो। ये उत्तर अपना सही रहेगा। अगला सवाल, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड हो सकते हैं, या तो 2 फिर या 4, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर बनेगा तो 4 होगा और सेंटर टेप वाला बनाएंगे तो 2 होगा। हार्टले ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी 1/2π के बराबर होती है। ओवर कैपेसिटिव सर्किट है, ओवर का मतलब हो गया धारितीय प्रभाव अधिक। देखो धारितीय प्रभाव जितना अधिक होगा ना उसमें क्या होगा, प्रतिघाती शक्ति का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि धारितीय प्रभाव जितना ज़्यादा होगा तो थीटा का मान बढ़ता जाएगा। थीटा का मान जब बढ़ता है तो ध्यान रखना साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है और कोस थीटा की वैल्यू घटती है। जैसे थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन का मान तो होता है 1 और कोस का मान होता है 0।
यानी वास्तविक शक्ति 0, आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति बराबर। अगला सवाल, किस में एक एक इनपुट और आउटपुट है, तो वो होता है नोट गेट, और इसको इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, ध्यान रखें। 1 kWh किसके बराबर होता है? दोस्तों ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। कैसे आया देख लीजिए, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 kWh का मतलब यही तो हुआ, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटे। किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कर लीजिए कितना आया, 3 और 2 5, एक यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 6। अगला सवाल, ये काफ़ी अच्छा है, गेन ऑफ बफर एम्पलीफायर। बफर जो होता है ना दोस्तों, उसकी गेन, अब वैसे तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 0 होगी, उसकी गेन होती है यूनिटी। कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान रखना, बफर एम्पलीफायर का मतलब होता है कि इसमें इनपुट और आउटपुट जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। यानी ये किसी वोल्टेज को, करंट को, पावर को कम या अधिक नहीं करता है, जितनी होती है उतनी देता है, जितनी इनपुट थी उतनी आउटपुट देता है। तो फिर आउटपुट और इनपुट अगर बराबर है तो मान 1 आएगा ना, 0 नहीं माना जाता। अगला सवाल है, बाइनरी संख्याओं का योग करना था। सिंपल सा है, मैंने पहले भी बताया था, अगर ऐसे नहीं जोड़ सकते तो आप इनको कन्वर्ट करके भी जोड़ सकते थे, उत्तर आ जाता। कैसे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 2 की वैल्यू होती है और ये होती है 6 की वैल्यू, दोनों को जोड़ा तो 8 आया, 8 का मान होता है 1000, तो वैसे भी कर सकते हो, और वैसे नहीं तो फिर इनको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, बाइनरी में 0 और 0 का 0 आता है, 1 और 1 का 0 कैरी हो जाएगा 1, फिर 1 और 1 का 0, 1 कैरी हो जाएगा और ये आएगा 1, यहाँ पर 1000 होगा। अगला क्वेश्चन, SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वो क्या है? थायरिस्टर का ही तो प्रकार है, और DC सीरीज मोटर थी, आर्मेचर और फील्ड दोनों के सिरे बदल दिए, घूमने की दिशा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर अपना C होगा, मोटर उसी दिशा में घूमती रहेगी। हेक्साडेसिमल का आधार, हेक्साडेसिमल का 16, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, बाइनरी का 2। अगला सवाल, वह युक्ति जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस विशेषता नहीं होती तो वो है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाकी इन सभी का जब आप VI विशेषता वक्र बनाएंगे तो एक ऐसा सिस्टम आता है जिसको नेगेटिव रेजिस्टेंस स्लोप बोला जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में प्रेरित EMF, दोस्तों ध्यान रखना, प्रेरित EMF का मतलब है E1 और E2 में पूछ रहा है, ये दोनों इन फेज होते हैं और इनमें कोई फेज अंतर नहीं होता है। हाँ, अगर V1 और E2 में पूछ रहा है ना, तो ये 180 डिग्री का अंतर होगा। प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज और सेकेंडरी में इंड्यूस EMF का अगर सवाल होता ना, तब उत्तर अलग आता। बस दोस्तों, इसमें 50 ही करवाएंगे, पार्ट सेकंड देंगे जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 से 50 तक इस पार्ट में हो गए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड पार्ट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखें।